जब आपने बोला तो मुझे लगा आप 2-4 नाम और ना ले लो, कविता और ऐसे और लड़कियां मुझे याद आ गई। एक जो मूड शिक्षक होता है वो एक सुंदर पोयम में भी व्याकरण देखता है। हाँ, तो आप इससे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो ज्यादातर लोग हैं इस दुनिया में वो मूड नहीं है। तो ये जवाब मैं अगली बार दूंगा। लोगों को मैं बोलूंगा ये बात। हर कोई बात कर रहा है चूड़ी बिंदी कंगन की लड़कियों की, बट कोई लड़कों के बेल्ट पे क्यों नहीं लिख रहा है? उनके वॉलेट पे क्यों नहीं लिख रहा है कोई? दूर से देखा तो चींटी खड़ी थी, पास जाकर देखा तो सीसी पड़ी थी। पता है उसके बाद जब जीवन के अनुभव और बढ़े तो समझ आया कि क्यों लिखते थे कि चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा। पता है हीरा क्यों लिखते थे? हीरा सबसे जहरीला पदार्थ है। कोई लड़का या लड़की है, वो अगले 1 साल में इस स्टेज पे पहुंचना चाहता है कि वो अपना पहला ऑफलाइन शो कर दे, शो लॉन्च कर दे। तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए, कैसे जाना चाहिए उसको। ये 2 फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर जो आज के टाइम में जुड़ गया है वो है ऑडियंस। ऑडियंस के लिए रील बना सकते हैं आप। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। पॉप कल्चर्स में आज कुछ भी जा रहा है, तो ऐसे में ऐसे पेजेस, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पॉप कल्चर में हिंदी साहित्य की और कला की भूमिका को बढ़ाएं। जैसे फैज साहब की नज़्म है, ना इश्क किया ना काम किया, तो मैंने उसको एडेप्ट करके ऐसे लिखा था कि ना इश्क किया ना काम किया, केवल इंस्टाग्राम किया। इसमें दिखा एक पॉप कल्चर और पोएट्री का सम्मिश्रण। क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं, यूपी वाले कट्टा चलाते हैं, सबको देशद्रोही बोल देते हो, तुमको रोके भला किसकी मजाल है, अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका नब की पहली पॉडकास्ट में। जब हम किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं, हम बिजनेस की बारीकियों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, आदि आदि। जब हम किसी म्यूजिशियन से मिलते हैं तो हम म्यूज़िक की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में जानते हैं। हम समझते हैं कि म्यूज़िक कैसे दुनिया से कनेक्टेड है, कैसे पानी में म्यूज़िक है, कैसे हवा पे म्यूज़िक है। मगर जब हम एक पोइट से बात करते हैं, एक लेखक से बात करते हैं, तो हम जीवन की इन जनरल बारीकियों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि जीवन में हर किस्से में, हर एक होने वाली घटना में कैसे पोयम छुपी हुई है, कैसे कोई कहानी छुपी हुई है, कैसे रोड के किनारे सो रही बच्ची एक कविता का रूप ले सकती है, कैसे एक ट्रेन में सफ़र करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ लड़का कहानी का रूप ले सकता है। फिर वो कहानियाँ बड़ी बनती हैं और हमारे सामने आती हैं, जिसके लिए हम तालियां बजाते हैं। दरअसल ज़रूरी नहीं कि जो भी इंसान पोएट हो वो लिखता भी हो। मेरी माने तो पोएट होना एक मिजाज है, एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण इस दुनिया को अलग नज़र से देखने का, इस दुनिया में होने वाली चीज़ों में पोयम ढूंढने का, कहानियाँ ढूंढने का। तो आज हमारे साथ भी एक ऐसे ही व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो पोएटिक मिजाज भी रखते हैं और अपनी पोएटिक दुनिया की बातों को कागज़ पे उतारना भी जानते हैं। जिन्होंने जब कविताएं लिखना शुरू किया तो पहली कविता प्रेम पर नहीं लिखी, मगर कविताओं के प्रेम में ज़रूर पड़ गए। बहुत स्वागत है साहिल भाई। शुक्रिया मेरे को बुलाने। एक तो इतना प्यारा इंट्रो दे देते हो, मतलब ये वाला कट मुझे पहले से चाहिए होगा, मैं पापा को भेज दूंगा कि देख रहे हो ऐसे तारीफ कर रहे हैं लोग हमारी। पर नहीं, बात तो सही गई यार, कविताओं के प्रेम में पड़ गया। मतलब जब आपने बोला तो मुझे लगा आप 2-4 नाम और ना ले लो, कविता और ऐसे और लड़कियां मुझे याद आ गई। पर नहीं, ठीक है, मैंने सही कहा आपने, मैं प्रेम पे लिखा नहीं, प्रेम किया खाली। खैर नहीं है, काफ़ी अच्छा लगा, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच साहिल भाई आने के लिए। और इससे पहले मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, मैं बताना चाहता हूं कि कैसे हम आप तक पहुंचे और कैसे मेरे दिल में मन में ख्याल आया कि आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो कुछ दे सकते हैं हमारे पेज की ऑडियंस को, और हमारे पेज पे जो भी लोग हैं जो राइटर बनना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम राइटर को एज अ करियर परस्यू करें। जब भी मेरे दिमाग में कोई
आइडिया आता है नब को लेके कि हम ये चीज़ शुरू कर सकते हैं, सो उसकी प्रिपरेशन मैं बैकएंड में उस दिन से ही शुरू कर देता हूँ। तो आज से 1-1.5 साल पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि ये पॉडकास्ट शुरू करनी है। तो मैं क्या करता था, जैसे ही मुझे ना ऐसे अच्छे लोग रील्स पे दिखते थे, वीडियोज़ में दिखते थे, तो मैं उनको उठा के एक अपने जो पर्सनल चैट होती है उसमें डालते आता था। अब जब मैं मुंबई आया लास्ट मंथ, जब मैं मुंबई में 1-2 महीने पहले सेटल हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ अब वो शायद समय आ गया है कि अब मुझे पॉडकास्ट पे काम अग्रेसिवली करना चाहिए। सो मैंने उठाया अपना वो बक्सा और देखा कि उसमें कौन कौन है। तो उसमें ऐसे नाम निकले जिसमें से मैंने 4-5 नामों को फाइनल किया। उसमें से एक था आपका नाम और उसका रीज़न था आपकी कविता जागीर। अरे जब वो कविता मैंने सुनी थी तो भले ही मैं बिहार से नहीं हूँ, मगर हाँ हर एक व्यक्ति के मन में वो एक इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं होती है, भले ही बिहारी ना होके, भले ही किसी और चीज़ को लेके, पर वो चीज़ होती है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ है जो हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, और ये बंदा है जिसने ये चीज़ पॉइंट आउट करी है और इतने अच्छे से, इतनी बारीकी से, इतने सुंदर तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। तो इस व्यक्ति के पास कुछ है जो ये दे सकता है, जो वैल्यूएबल हो सकता है हमारी ऑडियंस के लिए। नहीं यार, सही फैसला लिया आपने। मुझे भी लगता है कि लोगों तक मेरी बातें पहुंचनी चाहिए। पर खैर वो कविता बहुत, मेरे को भी उस कविता से पहचान मिली काफ़ी ज़्यादा। काम तो मैं पहले से कर रहा था काफ़ी, पर उसके बाद लोगों तक मेरा काम पहुंचने लग गया। और मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे मैंने क्योंकि जब वो कविता वायरल हुई थी उसके बाद से मैं बहुत टाइम से कैमरे के सामने आया भी नहीं हूँ, ये पहली बार है कि आया हूँ। उस कविता में एक मैंने बहुत बड़ी शाब्दिक गलती करी थी, उसके बावजूद भी वो कविता लोगों तक पहुंची। जहाँ जहाँ भी पहुंच रही है मैं जाके कमेंट कर रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये गलती करी है। पर उसके बाद भी ये कविता बहुत पहुंची और बहुत तारीफ़ें मिली, क्योंकि मेरे को लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इनसिक्योर बैठा हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये सुन के कि आप भी उसी कविता के थ्रू मेरे तक पहुँचे हैं। बढ़िया। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि आपने उसमें एक त्रुटि की है कहीं पे, उनसे इससे एक हरिशंकर परसाई जी की एक लाइन याद आ रही है। जैसे उन्होंने बोला है अपनी उपन्यास में, अपने व्यंग में, कि एक जो मूड शिक्षक होता है वो एक सुंदर पोयम में भी व्याकरण देखता है। हाँ। तो आप इससे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं इस दुनिया में वो मूड नहीं है। उन्होंने उस व्याकरण को की त्रुटि को पॉइंट आउट ना करके उसमें उसकी पोयम की सुंदरता को देखा, है ना। तो इसलिए वो लोगों तक पहुंची। क्या बात है। तो ये जवाब मैं अगली बार दूंगा। लोगों को मैं बोलूंगा ये बात। हाँ। अच्छा तो है। कैसा लगता है, लाइक जब मैंने वो पोयम सुनी तो मुझे एक और शेर भी दिमाग में आया, जो शायद मैं थोड़ा गलत पढ़ूंगा। मेरे दिमाग में आया कि मैं सुना रहा था दर्द अपने और उन्होंने सुनकर वाह वाह कह दिया। वाह वाह। तो जैसे कि आपने अपनी सारी मन में कचोटने वाली भावनाएं उसमें उतार दी, हर वो इनसिक्योरिटी जो आपके मन में थी आपने उतार दी। आप तो अपने जो दुख थे वो बता रहे थे, बट लोग उस पर वाह वाह करने लग गए। तो क्या ऐसा ख्याल आता है, कैसा लगता है जब ऐसी पोयम वायरल हो जाती हैं? मतलब अगर इनिशियली देखा जाए ना, शुरुआत के कुछ सालों में जब मैंने लिखना चालू किया था तो मुझे थोड़ा लगता था कि यार मैं ये बता रहा हूँ और लोग वाह वाह कर रहे हैं। बट फिर मुझे समझ में आया कि अभिव्यक्ति का एक चरण होता है। तो सबसे पहले आप अपने जो भी अनुभव है, जो फीलिंग है, भावनाओं का अभिव्यक्त करते हो। तो अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे से अभिव्यक्त कर दो ना, तो लोग उस पर सोचने और समझने की बजाय उस पर तारीफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो पहले ही चौंक जाते हैं, अम्यूज़ हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो पहला ऐसा रहता है कि जब आपने कुछ लिखा और उसको परफॉर्म किया या सुनाया किसी को, तो जनरली सोचने से पहले लोग उस पर वाह वाह कर देंगे। और यही रीज़न था कि फिर मैंने ऐसी कविताएं लिखना चालू किया कि लोग सोचने पे मजबूर हो रेदर देन कि वाह वाह करें। तो अभी ज़्यादातर कविताएं मैं ऐसी ही लिखता हूँ। पर खैर अच्छा है अगर लोग आपकी वाहवाही भी कर रहे हैं, आपकी इनसे जो आपने बताया आंतरिक दुविधाएं हैं या फिर असुरक्षाएं जितनी आपके अंदर हैं, और आप उसको लिख के सुना रहे हो किसी को और लोग जो है वाह वाह कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा ही मतलब सकारात्मक पहलू ही है इसका, कि लोग पहली बार वाह वाह कर रहे हैं, जब दूसरी बार दोबारा गौर से सुनेंगे ना तो सोचेंगे कि ऐसा इसने क्यों लिखा और कैसा लिखा। हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, बट अच्छा है, मेरे को लगता है कि ठीक है, एटलीस्ट पहुंच तो रही है। तो वो है, सही बात कह रहे हैं आप। मतलब कहीं ना कहीं वो बल देती है ना, कि हम बिहारी तो हमको उसमें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप बिहारी हैं या फिर जो भी
विभिन्न विभिन्न प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ हमारे समाज के द्वारा डाली जाती हैं कि हम कमतर हैं, एहसास कमतरी जो हमें करवाया जाता है ना। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं बल मिलता है। हाँ ये तो रहता ही है। तो मतलब नहीं अच्छा है, क्योंकि ऐसा है कि सिर्फ बिहारी होना नहीं, और मतलब वो टॉपिक की शुरुआत मैंने ऐसे करी थी कि हाँ हम बिहारी हैं पर हमें बिहारी मत कहना, वो सटायर था, ठीक है। हालांकि जनता ने उस पर बोला कि अरे तुम्हें शर्म आती होगी, हम तो गर्व से कहते हैं बिहारी। नहीं कि मैं नहीं, आप पूरी सुनो मेरी कविता। पर खैर उसके बाद ऐसा हुआ था कि मैंने बस ये डाला था कि जो भी अपनी मातृभूमि से आता है और कैसे वो अपनी उस पहचान को छुपाने लगता है, तो उसका रीज़न क्या है और क्या फेस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं हम लोग, तो वो वैसे ही निकला था। तो आप सही कह रहे हैं कि वो कहीं से भी होना बट अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना, जड़ से जुड़े रहना थोड़ा ठीक रहता है। तो कब लिखी थी आपने पहली कविता, कब लिखी थी? मतलब क्या हुआ था कि आपको लगा कि शायद ये कविता लिख दी, या फिर आपने पहले किस जीवन के उस पल में पहली कविता देखी, मैं कहूँगा? ऐसा कि कविता जैसे होता है ना कि आपने इंट्रो में भी कहा कि कवि होना एक मिजाज है, और एक कवि जो है या एक राइटर नॉर्मली ढूंढता रहता है कहानियाँ और कविताएं। तो ऐसा होता है कि उसके वो जो जिस तरीके का जीवन जी रहा होता है कोई भी इंसान, तो उस जीवन के अनुभवों को जब तक वो जी रहा होता है और जब तक वो सीख रहा होता है, देख रहा होता है, तब तक ठीक है। जिस दिन उसे वो रियलाइज़ हो जाता है कि ये कुछ ऐसे अनुभव है जो समाज से थोड़े हट कर हैं या फिर सामान्य से थोड़े ऊपर हैं, और जिस दिन वो रियलाइज़ कर देगा उस दिन वो लिखने लग जाएगा अपने आप ही। बस वो फिर क्राफ्ट का रह जाता है थोड़ा सा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वरना जो कविता है वो लिखने चालू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉलेज में पहली बार कविताएं लिखना चालू किया था, ठीक है, पर कविताएं मैं उससे पहले से परिचित हूँ। और वैसा मैंने पहली बार जो कविता लिखी थी 6ठी क्लास में कि चम्मच में चम्मच चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा। तो उस समय मैंने ये वो होता है ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे उत्तर भारत में, नए साल के दिन दोस्त लोग अपना ग्रीटिंग्स कार्ड बना के देते हैं हैप्पी न्यू ईयर का, और उसमें तो दोस्तों को लिख के देते हैं कि चम्मच, वही यही शेर लिख के देता, मैं लिख के दे देता था। मुझे क्या वाह क्या लिख दिया है। दूर से देखा तो चींटी खड़ी थी, पास जाकर देखा तो सीसी पड़ी थी। ऐसा कुछ लिखा था। बाद में समझ में आया कि नहीं, क्यों पता है, उसके बाद जब जीवन के अनुभव और बढ़े तो समझ में आया कि क्यों लिखते थे कि चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा। पता है हीरा क्यों लिखते थे? हीरा सबसे जहरीला पदार्थ है। नहीं मेरे दोस्त लोग अगर देख रहे हैं तो सॉरी, मैं तुम्हारा उधार लौटा दूंगा। पर नहीं, मतलब मैंने कॉलेज में लिखी थी पहली कविता, मजाक से हटके। कि क्या था कि कॉलेज में जब आए तो हमने स्टार्ट किया, तो कॉलेज में बहुत सारे लोग कि भाई सोसाइटी में जा, कॉलेज नॉट जस्ट कि पढ़ाई कर, और भी चीज़ें देख। और मुझे नहीं समझ में आता था कि और भी चीज़ें कि जैसे लिख क्या क्या, तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी। मतलब मैं फैशन सोसाइटी में भी गया था। नहीं वैसे ही, मतलब मैं फिर मेरा एक सीनियर थे, गौरव नाम था उनका, तो उन्होंने ना फेसबुक पे लिखा था कुछ, उनका शेर मुझे याद है कि मतलब वो अचानक ही आ गई थी बाहों में, फिर याद आया कि अचानक से तो हादसे हुआ करते हैं। नहीं मतलब क्या आपके दोस्त बाकी हीरा थे। तो मैंने सोचा कि यार अब ये और क्या लिख रहे हैं तो पढ़ा जाए। तो उस समय 2017 की बात है, उस समय एक ऐप बहुत प्रचलन में था, यॉरकोट, सुना होगा आपने। तो उस ऐप को मैंने डाउनलोड किया ताकि मैं उस सीनियर की और लिखी हुई कविताएं पढ़ सकूं। इन जनरल मुझे अच्छी लग गई थी, तो मैंने डाउनलोड किया और ऐप कहता है कि आप अपना कुछ लिखो। तो उस दौरान मैंने पहली बार कविता लिखी थी, और वो कविता मुझे ऐसे मतलब हो गया टाइम तो याद, रुको मैं बताता हूँ कि ज़िंदगी ले कितने भी इम्तिहान, कितना भी बुरा हुआ है, हमारी ये दुआ है, चाहे जितनी भी ऊंची उड़ान, हर वक्त रहे एक प्यारी मुस्कान। तो ये लिख दिया बस, मतलब जस्ट लिख दिया। मुझे नहीं पता कि कविता है, कहानी, ये शेर है, क्या है। कविता की सारी तकनीकियों से बहुत पार, मैंने बस लिख दिया। वही मैंने बोला ना, अभिव्यक्ति। मुझे पहला थॉट ये आया, मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने दोस्तों को भेजा, 2-3 लोगों को शेयर किया, एंड लाइक कि भाई बहुत अच्छा लिख दिया, बहुत। मैं तो वो जो तारीफ़ें मिलना चालू हुई ना, तो मेरे को लगा यार क्या पता आई एम द वन। तो उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना चालू किया, कविताएं लिखना, सुनना, और वो एक जीवन में आता गया, और आज तो यही है मेरा जीवन।
ऐसे ही करता हूँ मैं। बहुत अच्छे। मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरे पेज पे जो भी शुरुआती राइटर्स हैं जो भी लिखना चाह रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग अपनी पोएम्स भेजते हैं और मुझे लगता है मैं क्वेश्चन हर एक व्यक्ति से पूछता हूँ जिससे भी मैं मिलता हूँ जिसने राइटिंग में अच्छा किया है। मेरा क्वेश्चन रहता है कि जो अभी परस्यू करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं राइटिंग को एज अ करियर ले जाऊँ अपना, है ना, इससे मेरा घर चले क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी चाहिए? सपोज़ मैं आपसे सीधी क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज़ कोई लड़का या लड़की है, वो अगले 1 साल में इस स्टेज पे पहुँचना चाहता है कि वो अपना पहला ऑफलाइन शो लॉन्च कर दे, तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए मुझे, कैसे जाना चाहिए उसको आगे? हाँ, तो मतलब मैं ऐसे कोई बहुत बड़ा राइटर तो हूँ नहीं बताने के लिए, मेरा खुद का भी पहली बार मैंने सोलो शो लॉन्च किया मैंने भी, तो मैंने जैसे किया मैं वो बता सकता हूँ आपको कि सबसे पहला कि अगर आपने कविताएं लिखना चालू कर दिया है तो आप उस विधा को और अच्छे से जानने की कोशिश करिए, क्योंकि कविताओं में बहुत कुछ होता है, कविता, गज़ल, नज़्म, ठीक है, कसीदे होते हैं, दोहे होते हैं, चौपाइयाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको पहले स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आप किस विधा में ज़्यादा अपना हाथ अच्छा रख सकते हैं। वो है कि कई लोग अच्छी गज़लें लिख देते हैं, कई लोग अच्छी कविताएं, पहला ये जानना है। दूसरा कि अगर आपको लगने लग गया कि आप अब थोड़ा अच्छा लिख ले रहे हैं, आपको साहित्य का अच्छा नॉलेज हो गया है, समझ आ चुकी है आपको साहित्य की, तो अपने जो शहर हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, छोटे बड़े, आजकल तो ओपन माइक हर शहर में होने लग गए हैं, उन शहरों में ओपन माइक करने लगे। और जो भी आप काम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ करें, अगर आप काम करते हैं तो काम के साथ करें, और आपके घर में बहुत ऐसे अच्छी फैमिली से आते हैं तो फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसा आपके क्षमता के अनुसार, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अनुभव, अलग बैकग्राउंड होता है। तो ओपन माइक्स जाना चालू करिए। एक बार आप जब ओपन माइक्स जाएंगे, क्योंकि एक तो होता है कि लिखने की कला अलग होती है और परफॉर्मेंस की, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, प्रदर्शन की कला अलग होती है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत उम्दा लिखते हैं, पर जब वो माइक के सामने आते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो जाते हैं और वो चीज़ें निकाल नहीं पाते। और कई लोग होते हैं कि बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि कविता अपने आप में ही सुंदर होती है, कोई अच्छी बुरी कविता नहीं होती, बट कुछ थोड़ा हल्का लिखते हैं, पर वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि लोगों तक ऐसे पहुंच जाती है वो कविताएं। तो परफॉर्मेंस भी एक बड़ा मुद्दा होता है, मतलब एक बड़ा फैक्टर है आपकी उसमें। तो अगर आप अच्छा लिखने लग गए हैं, आपको लगने लग गया है कि आपका क्राफ्ट अच्छा हो चुका है, साहित्य की समझ आ चुकी है, तो फिर माइक्स पे जाइए और परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करिए। वहाँ पर आपको स्पॉन्टिनिटी है, कैसे जो हाजिर जवाबी होती है कविताओं में, क्योंकि आप लगातार, अगर 1 घंटे का शो है, 1 घंटे तक कविताएं नहीं सुना सकते, आपको कहानियाँ, किस्से, चुटकुले, बातें करनी पड़ेगी। उस बातों में हाजिर जवाबी होनी चाहिए ताकि लोगों को और मज़ा आए उस चीज़ में, वो परफॉर्मेंस में आएगा। और एटलीस्ट उसको फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, हर हफ्ते, महीने में 4 माइक 5 माइक करने पड़ेंगे एवरेज, तब जाके वो साल भर के अंदर इस मुकाम पे पहुंच पाएगा कि सोलो शो रख सके। ठीक है, ये 2 फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर जो आज के टाइम में जुड़ गया है वो है ऑडियंस। अगर आपको सोलो शो करना है तो आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, और ऑडियंस वाला स्टेप लास्ट है। जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो चुका है, जब आपकी साहित्य की समझ अच्छी हो चुकी है, तब आप ऑडियंस वाले फैक्टर पे काम करिए, ना कि पहले ही ऑडियंस बनाने में लग जाइए और फिर साथ के साथ समझ, और वो मतलब कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले कविता और उसकी समझ होनी चाहिए, फिर परफॉर्मेंस ठीक हो जानी चाहिए, तो फिर सोलो शो का सोचना चाहिए। तो 1 साल के अंदर का यही प्रोसेस है, पहले लिखना और साहित्य की समझ, फिर ओपन माइक की प्रैक्टिस, उसके बाद ओपन माइक जब हो जाए तो ऑडियंस के लिए रील बना सकते हैं आप, मतलब बेसिकली अपनी सोशल मीडिया पर विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, नब की मदद ले सकते हैं और भी पेजेस की मदद ले सकते हैं। और क्योंकि अगर आपका, क्योंकि इसीलिए ना, जैसे मैं आपको बताता, आपके पास लोग भेजते होंगे कविताएं और आप चुनते होंगे, और जो अच्छी होती होगी वही चुनते होंगे, और उस अच्छी के लिए ये आपकी कविताएं लोगों तक सुनी जाए, चुनी जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस पर क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। तो 1 साल में सोलो शो रखने के लिए ये प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है, बट उसके लिए आपको 3-4 साल तो फिर भी देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। मतलब वो तो सेल्फ जर्नी है। हाँ, कि आप उसमें आगे कंटिन्यू करते जाओ और सीखते जाओ, वो तो लाइफ टाइम चलती है। बट हाँ, एक उसे पहुँचने के लिए पहले स्टेप 1 आप अपनी क्राफ्ट पे काम करो,
आप लिखने लग जाओ, अच्छा। सेकंड है कि आप हाथ पैर मारना चालू करो ओपन हाँ, माइक्स में, ओपन माइक्स में परफॉर्मेंस जा जाके आप हाँ देखो जी। भाई कहाँ हो रहे हैं। और इसके लिए आपको एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आपको ऐसी सिटी में होना जरूरी है जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हों। बहुत बार ना एक्सपोजर नहीं होता है कि बंदा हाँ। ओपन माइक करना चाह रहा है बट नहीं हो रहा है, नहीं होता। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो उनके लिए जैसे छोटे शहरों की बात की जाए तो छोटे शहरों में भी अभी पहुंच रहा है। तो अगर आपके शहरों में नहीं पहुंचता और आपको लगता है कि आपको कविताओं की समझ है तो आप चालू कर लीजिए। माइक्स बहुत इजी करना है, कुछ नहीं, मतलब वो तो हमने आज बना लिया कि ओपन माइक्स और वो सब महफिलें होती हैं, बैठकें होती हैं, नशिस्त होती है। अगर आप लिखते हैं और आप जानते हैं कि आपके 4 दोस्त कविताओं सुनना पसंद करते हैं, बैठिए, बुलाइए घर पे और बात करने लग जाइए। पहला वो आता है कि जब आप महफिलों में पढ़ना चालू करेंगे तो वो। दूसरा, ओपन माइक्स अगर आपके शहरों में बिल्कुल नहीं होते, ऐसा कि मतलब जैसे बिहार के किसी छोटे गांव से, जैसे मेरे ही गांव में, नालंदा जैसे शहरों में नहीं होते, तो उसके लिए फिर कभी पटना जाना हुआ और कभी दिल्ली जाना हुआ, किसी भी बड़े शहर जाना हुआ, तो वहाँ इजीली एक्सेसिबल है। मतलब आपको जस्ट गूगल करना है ओपन माइक्स इन माई सिटी, आपको मिल जाएगा। 150-200 रुपये स्लॉट्स के होते हैं चार्जेस, आप जाके परफॉर्म कर लीजिए। बट सवाल वही आ जाता है फिर घूम फिर के कि आप अपने गांव से निकल के एक बड़े शहर में सिर्फ ओपन माइक के लिए तो नहीं जाएंगे, और अगर सिर्फ जा रहे हैं तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यानी तैयारी पूरी करके जाइए जब भी जाइए। तो एक और भी चीज़ है जो बहुत बड़ा पॉइंट है, हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, कैमरा फियर, कि कैसे स्टेज पे जाएं, स्टेज और फियर कैसे उसको ओवरकम करें। देखिए, मेरे को लगता है कि डर को ख़त्म करने के लिए आपको एक ही चीज़ का सहारा लेना होता है, वो होती है सच्चाई। सच माइक के सामने, कैमरे के सामने आप जो हैं वही रहिए, आपको डर खत्म हो जाएगा 1-2 बार के बाद। मतलब वो जैसे वो ओशो का एक कोट है ना कि एक्सेप्टेंस से ही आप जिस चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हो उस चीज़ से आज़ाद हो जाते हो। तो एक बार आप माइक पे जाइए और मान लीजिए कि हाँ आप लिखते हैं अच्छा, अब अच्छा बुरा तो ऑडियंस के ऊपर है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। सही बात है। तो जितना आप सच रहेंगे, जितने आप ऑनेस्ट हैं ऑन स्टेज, मतलब ऑफ स्टेज तो वैसे भी आप सच्चे आदमी होंगे अगर आप लिखते हैं तो, ऑन स्टेज आप जितने सच्चे हैं उतना आपको कम डर लगेगा। स्टेज फियर एक बार का है, बस एक बार का, वो भी जब आपको बस फेस करना है, अब उतना तो आप कर पाएंगे। जाइए और सच रहिए, कुछ ऐसे बनावटी बनने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतना पढ़ा है, मैंने जो अगर पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, सिंपल। करेक्ट। तो आपने अभी एक नाम मेंशन किया, ओशो। मेरा उससे जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने अभी नोटिस किया होगा कि कुछ दिन से ओशो के नाम की एक वेव आई हुई है पूरी सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत ज़्यादा, कि हर तरफ उनकी ही रील्स वायरल हो रही हैं, उनकी ही बातें करी जा रही हैं, उनकी बातें अचानक से लोगों को समझ आने लग गई हैं। आई डोंट नो ये कैसे है कि पहले जो बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, पहले जो ओशो, इवन इन माई फैमिली, मैं जब ओशो के बारे में बात करता हूँ तो उनकी दिमाग में बहुत ही अलग इमेज है ओशो की, पर अचानक से ये लोगों को बातें समझ में कैसे आने लग गई हैं, सबको ओशो की रील्स सेव करने का मन कैसे होने लग गया है। ये क्या रीज़न है इसके पीछे का, आपको क्या लगता है कि हम अब जाके वेस्ट के माइंडसेट पे पहुँचे हैं, जैसे वेस्ट जहाँ पे आज से 20 साल पहले था, या फिर क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है इसके पीछे? रीज़न नहीं, ऐसा नहीं है कि वेस्ट के माइंडसेट पे अभी हम पहुँचे, पहले भी था, बस पहले का माहौल नहीं था। जैसे ओशो खुद भी इंडिया से जब उधर, पहले वो जबलपुर में प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, तब भी वो यही बातें करते थे अपनी क्लास में, बट लोग नहीं सुनते थे। माइंडसेट नहीं, वो माहौल नहीं था। पहुँचे वो उस शहर पहुँचे जहाँ माहौल था, और एक अच्छे माहौल में उनकी बातें इतनी फैल गई कि पूरी मतलब वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा कंट्रियां डरने लग गई कि इस आदमी को तो शहर में डालना ही नहीं है, अपने बिगाड़ देगा ये। मतलब मेरे को लगता है कि ओशो के साथ था कि ओशो, पता नहीं कितना सही कितना गलत वो नहीं, बट उनकी जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है वो है सरलता। आर्ट की, फिलॉसफी की, साहित्य की सबसे अच्छी चीज़, जब सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है सरलता। आप जितनी सरलता रखेंगे अपने उसमें, ओशो मजाक में ऐसी बातें बोल देते थे जो मतलब लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे कि इस आदमी ने बोला क्या, वो था। और ट्रेंड वाली बात अगर आप कहेंगे तो अभी एल्गोरिदम, इसमें गलती समाज की नहीं है कि समाज में एकदम से ये हो गया। एल्गोरिदम, मेरे को लगता है एल्गोरिदम, क्योंकि पहले क्या था, जैसे आज से सोशल मीडिया से पहले की बात करें, तब तो मैं वैसे मैं भी खुद भी सोशल मीडिया के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, पर सोशल मीडिया के पहले की बात करें तो इंसान, हमारे पास चॉइस है पढ़ने का, हम अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, उठा रहे हैं। अभी क्या है, एल्गोरिदम तय करता है, सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ को लाइक और फॉलो कर रहे हैं वही आपके सामने आएगी। तो ओशो का वो फ्लो आया है, लोग उनको पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं,
और उनके लिए मतलब वो वायरल हो रहा है, बट उसमें एक दिक्कत ये है कि वो फ्लो एक दिन के बाद चला भी जाएगा। एल्गोरिदम आज ओशो कीवर्ड के ऊपर टॉप पर है, तो आज ओशो है, बट जिस दिन ये कीवर्ड पर कोई दूसरा कीवर्ड ऊपर आता है उस दिन ओशो नहीं होंगे, सदगुरु होंगे, उस दिन कोई और होगा। तो अगर आपने रील देखी ओशो की या किसी ने ओशो की रील और आपको वो अच्छी लगी है, तो ओशो की रील सेव करने से अच्छा है कि उनकी लिखी हुई कोई किताब, हालांकि उन्होंने कोई किताब लिखी नहीं है, उनके लेक्चर्स को ही उनके फॉलोअर्स ने लिख दिया, उनकी किताबें पढ़ लीजिए या फिर लॉन्ग फॉर्मेट में एक ही बार में ओशो को सुन लीजिए रेदर देन उनकी किसी रील को सेव करने से अच्छा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक टाइम के बाद ये भी लहर चली जाएगी। और दूसरा ये है ओशो के साथ, मतलब ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा वो नहीं, इस पर बैकलैश मिल गया तो दिक्कत है वो ये कि जैसे ओशो के साथ भी वही हो रहा है जो ओशो नहीं चाहते थे बाकी उसमें करना। जैसे वो होता है ना कि उनको प्रीचिंग से दिक्कत थी, वो खुद नहीं किसी को प्रीच करते थे, वो अपने सारे फॉलोअर्स को यही समझाते थे मत करो ना, मतलब तुम हो आज़ाद रहो, तुम वैसे वही बात है कि एक तरफ कृष्ण की बराबर बुराई भी की है उन्होंने, एक तरफ कृष्ण की महानता का वर्णन भी किया है। हाँ, मतलब तो सब कुछ जीरो पे रखा है उन्होंने कि बैलेंस करके रखा है, अच्छा भी है बुरा भी है। यस, तो वो वाली चीज़ उनके फॉलोअर्स को, मतलब अगर आप ओशो को समझते हैं जानते हैं तो उस तरीके से रहना चाहिए। हालांकि हाँ, जीवन को समझने के लिए ओशो एक अच्छा जरिया है, उनको पढ़ा जाना चाहिए। मैंने बोला ना, मेरे को नहीं पता कि वो कितना सही और कितना गलत, पर उस आदमी ने ऐसी बातें बोली जो आपको सोचने पे तो मजबूर कर देगी। और आज के टाइम पे दुनिया जितनी तेज हो चुकी है ना, 30 सेकंड का कंटेंट, 15 सेकंड का कंटेंट, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके ना दिमाग रुक रहा है ना आपका अंगूठा रुक रहा है। ऐसे में कोई आदमी है जो आपको सोचने पे, रुकने पे मजबूर कर रहा है, तो जरूर सुनो। ऐसा जैसे अभी आपने एक बात बोली कि ओशो की बात ऐसी होती है कि थोड़ी सी बात में ही वो पूरी जीवन की बहुत बड़ी बातें समझा देते हैं। तो मैंने ओशो को काफ़ी पढ़ा है, ये तो ट्रेंड तो अभी आज आया है। मैंने ओशो को पढ़ा है, मैंने ओशो को एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है, मैं उस प्लेटफॉर्म का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, बट जनरली उस प्लेटफॉर्म ने बहुत सिखाया है मुझे। एक प्लेटफॉर्म है कविता कोश और गद्य कोश। अरे कविता कोश, उस पर आप जाओ, कोई आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उस पर सब कुछ फ्री में बड़े बड़े एक से एक राइटर्स के जो पोइट्रीज़ हैं और उनके जो गद्य हैं वो पढ़े हुए हैं। तो उस पर मैंने ओशो को पढ़ा है, उनके बहुत सारे गद्यांश पढ़े हैं। एक जगह ओशो ने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि उन्होंने जीवन को समझाया था एक बहुत छोटे सिनेरियो में। उन्होंने कहा था कि जीवन एक उस खेल के समान है जब आप समुंदर के किनारे रेत के घर बना रहे होते हो। आपको उस रेत के घर से बहुत प्यार है, लेकिन एक दिन आपके वहाँ से जाने का मन हो जाएगा, आपकी माँ आएगी, आपसे कहेगी चलो, और आपको जाना पड़ेगा, और एक समुंदर की लहर आएगी, वो पूरा रेत का महल मिटा के चली जाएगी। कितना बढ़िया मेटाफर है ये जीवन का सच उन्होंने एक छोटे सी ही कहानी में बता दिया पूरा कि क्या है कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, खेल चल रहा है, क्यों कर रहे हैं, मजा आ रहा है। कुछ नहीं, एक दिन चले जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा, लेकिन क्यों कर रहे हैं, बस मजा आ रहा है करने में, करने जा रहे हैं, वही चाहिए, वही। तो ऐसी बातें ओशो करते हैं, तो मुझे तो भाई नहीं वो है भी। जैसे अभी बीते दिन पहले मैंने भी सुना था उनका ओशो का एक वो कि एक आदमी की शादी का सिलसिला चालू होता है, तो वो एक जगह जाता है जहाँ पर ऐसे 2 बोर्ड लगे, 2 दरवाजे हैं, और लिखा है कि शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो तो अंदर आ जाओ। तो अंदर जाता है और ये दोनों दरवाजे पे एक लिखा है कम उम्र की महिला और ज़्यादा उम्र की महिला। तो ऑब्वियसली वो कम उम्र की महिला वाले पहले दरवाजे में अंदर चला जाता है। फिर लिखा है कि गोरी महिला या काली महिला, वो फिर गोरी वाली में चला जाता है। फिर उसमें लिखा है कि ऐसे बहुत सारा है कि दहेज लेके आएगी, दहेज के साथ शादी करने वाली महिला या बिना दहेज, तो शादी वाली में चला गया। और उसमें फिर ऐसे ही वो सेगमेंट चलता रहता है। सबसे लास्ट में एक दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुसता है, तो उसको लगता है कि अब महिला होगी, तो उसमें आईना है, शीशा है। कहता है उस पर ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी है एक बार देख तो लो आईना और वो इतने प्यारे से समझा दिया कि सच बात है। ओशो द ईगो डिस्ट्रॉयर है ना, कि बस बेसिक क्या है, समाज को एक बार खुद को भी देख लो कि अपने गिरबान में तो झांको ना एक्सपेक्टेशन रखने से पहले। ओशो इतने इंटरेस्टिंग है कि उनकी एक चीज़ ज़रूर है, मैं कहता हूँ कोई पढ़ने वाला व्यक्ति हो या ना हो, उसको बिल्कुल पढ़ने की आदत ना हो। एक बार तुम ओशो का पढ़ना शुरू करो और तुम 2 पैराग्राफ पढ़ लो, तुम रोक नहीं पाओगे उसके अपने आप ख़त्म करने के लिए। तुम कहोगे इसमें आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो मैंने तो ऐसे 2-3 स्टार्ट करे और फिर मैं उनको पढ़ता चला गया। बहुत अरे क्या
ईमानदारी से मैंने तो कम पढ़ा है ओशो। तो मेरे अलग राइटर्स हैं पहचान के फेमस। आपने किसको पढ़ा सबसे ज़्यादा? मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके सबसे पसंदीदा राइटर और आपके सबसे पसंदीदा ऑल ओवर इंडिविजुअल पर्सनालिटी कौन है? आपको लगता है कि यार आइडियल नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ, जिसको आप एडमायर करते हैं एज अ पर्सन ना। तो पहला तो मेरे सबसे पसंदीदा राइटर जो हैं, जैसे हिंदी के एक कवि हैं अदम गोंडवी, उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। मतलब इवन मैंने उनकी एक कविता पढ़ी थी और वो एक टाइम तक मुझे बहुत अच्छे से याद भी थी, क्योंकि वो था उनकी है कि चमारों की गली, सुना होगा आपने, कि आइए महसूस, 2 लाइन ही पढ़ रहा हूँ, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। वाह। तो और ये कविता यहाँ से जब चालू होती है ना, तो एक पूरे गांव का एक फिल्म का कहानी की तरह। आई अंडरस्टैंड वो। तो अदम गोंडवी इस तरीके के शायर, और बहुत बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत और बहुत सरल, मतलब वैसा। और इवन जब ये कॉलेज में ऐसे मेरे को इंट्रोड्यूस हुए थे, तो जब मैंने इनकी फ़ोटो देखी थी गूगल पर, एंड आई एम लाइक कि जो स्टीरियोटाइप होता है ना कि एक कवि कैसा होगा, आप देख के कि अच्छा ये, मैं अगर आपको पहले इनकी फ़ोटो दिखाऊं और बाद में बोलूँ कि ये इस आदमी ने ये कविता लिखी है, आप थोड़े अचंभित हो जाओगे कि अच्छा ऐसा है क्या। तो अदम गोंडवी के लिखने के एक तरीके जो सटायर और जो सच वो सामने लाना चाहते हैं, वैसा कुछ कहीं ना कहीं मैं भी अपनी कविताओं में रखने की कोशिश करता हूँ उनकी तरह। दूसरा, उर्दू में मेरे को मोहम्मद अलवी बहुत पसंद है। मोहम्मद अलवी एक मतलब इधर अपनी इधर बात के शायर हैं, बहुत बहुत प्यारा लिखते हैं उनकी कविताएं और कहानियाँ। अगर टाइम मिले तो एक बार जाइए देखिएगा। इन जनरल पर्सनैलिटी में बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो मेरे को पसंद है, पर रेदर देन मेरे को शाहरुख खान की पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब काम तो चलिए ठीक है, पर उस आदमी को पता है कहाँ क्या कैसे करना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, मतलब वही कि उसको देख, जैसे वो कितनी बहुत कम उम्र में मुंबई आ गए, एक लड़की से प्यार करा, उसी के साथ जीवन बिता रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से सक्सेस को, या फिर आज के टाइम पे जब ये 4 साल पहले उनका फेज, तो वो जिस हिसाब से दुनिया को हैंडल करता है ना, वो मेरे को बहुत ऐसा अच्छा लगता है। और हमेशा हम्बल और सादगी में, तो मेरे को उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी पसंद है। APJ अब्दुल कलाम की पर्सनैलिटी बहुत पसंद थी उनकी, और वो बहुत शुरुआती दौर में मैंने उनकी एक फिल्म आई थी, मतलब उनके ऊपर, माय नेम इज़ कलाम, आपने अगर देखी हो या सुनी हो, तो उस फिल्म को देखने के बाद मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी, बहुत खूबसूरत। हाँ, तो उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ऐसे प्यारी लगी। फिर अटल जी की पर्सनैलिटी, मतलब ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। गांधी का मेरे को बहुत वो लगता है कि हाँ इनकी है, हालांकि थोड़े वैचारिक मतभेद सबके होते हैं आज के समय में, गांधी जी के खिलाफ ऐसे बहुत देखा है मैंने, बट ठीक है, वो आपका पर्सनल वो हो गया। बट एज अ पर्सन था, क्योंकि वही वो जब वो अफ्रीका से आए थे तब वो कैसे आदमी थे आज़ादी तक, तो वो एक दिखता है, एक फेस दिखता है। इवन भगत सिंह ने मतलब जिस तरीके से काम किया और वैसा उनके विचार जो हैं, वो बहुत पर्सनैलिटी वाइज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो पर्सनैलिटी तो बहुत सारी है, मतलब मैं ऐसा ये नहीं कहूँगा कि मेरे को एक पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी विचारों में मतभेद तो सबके होते हैं। जैसे आपने भी गांधी का नाम लिया, तो अगर कोई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई, मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके आपको 70-80% भी बातें आपको सही लग रही हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कोई 100% तो सही नहीं हो सकता ना, मतलब कि आपको हर एक बात में उसको आपको लॉजिक मिल जाए, हर एक बात को आप हर जगह अप्लाई कर सको, ऐसा नहीं होता है। यस, और सबसे मतलब ये मैंने नोटिस भी किया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान लोग वो हैं जो परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। भाई मैं इसका शिकार रह चुका हूँ, तो आई कैन से क्या, हाँ ऐसा है। तो मत ढूंढो परफेक्शन, आपको ना कोई आदमी, ना कोई राइटर, ना कोई फिल्म मेकर, ना कोई एक्टर, ना आपके कोई रिश्ते वाले, कोई आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। आपको उनकी खामियों के साथ ही उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, और ये आपके ऊपर है कि आपकी व्यक्तित्व के ऊपर है कि आप उनकी कितनी अच्छी बातों को देख सकते हैं, कितनी अच्छी बातों को अपना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले पहले व्यक्ति आप हैं। वाह वाह, ये था वो पोएटिक मिजाज। वाह, बहुत सुंदर था ये। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मैं ना ये एक पैटर्न मैंने नोटिस करा है कि जब भी कोई लड़का लिखना शुरू करता है, ठीक है,
तो जब भी उसका दिल टूटता है या तो लिखता है, या फिर जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता लिख रहा होता है। बट मैक्सिमम ऑफ लड़के जो कविताएं जब लिखना शुरू करते हैं ना, तो वो अपनी प्रेमिका को कविता लिखते हैं, किसी लड़की के ऊपर कविताएं लिख रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि मैंने बहुत ही कम शायद ऐसी कविताएं होंगी जो लड़कों के ऊपर लिखी गई होंगी। लाइक हर कोई बात कर रहा है चूड़ी बिंदी कंगन की लड़कियों की, बट कोई लड़कों के बेल्ट पे क्यों नहीं लिख रहा है उनके वॉलेट पे क्यों नहीं लिख रहा है कोई? और लिखना ज़रूरी है भी कि नहीं? मैंने अभी एक रील देखी, मुझे वो बहुत ही प्यारी लगी। अभी कल रात की बात है, मैंने एक रील देखी, कोई तो मुझे पता नहीं, एक रैंडम रील मेरे फीड में आ गई, जिसमें एक लड़की एडमायर कर रही थी लड़कों को, न्यू एज जनरेशन के लड़कों को, कि वो जिनको आदत नहीं थी कि घर के काम करने हैं, बर्तन धुलने, उनको भाई उनको बताया नहीं, उनको जो बोल रहे थे उनके सामने आके रखा जा रहा था। उनको नहीं चला, बट वो चेंज हो रहे हैं, फोर्सफुली हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं। उनको बोला गया कि यार ये गलत था, ये पैट्रियार्की नहीं चल पाएगी, तो तुमको चेंज होना पड़ेगा, और वो चेंज हो रहे हैं। तो इस बात को एडमायर करें, तो वो मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि ये कोई ऐसी बात थी जो किसी ने, बहुत छोटी बात थी बट किसी ने नोटिस करी एटलीस्ट। हाँ, हम एफर्ट डाल के वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस विषय में आपको क्या कहना है? यार ये तो मतलब मैं बताता हूँ ऐसा थोड़ा सा, ऐसे पता नहीं मेरा इस पर क्या मानना है कि लड़कों का जीवन ना ऐसे बहुत सिंपल है ना, ये बात मैं ऐसा बता सकता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे क्योंकि जैसे अभी क्या दिखता है कि लड़कियों का एक तो पूरा स्किन केयर रूटीन होता है, और वो हम लोग घड़ी साबुन से मुंह धो लेते हैं हाँ, बहुत सिंपल रहा है। और उसके मतलब सामाजिक कारण भी हैं, जैसे वो कि कैसे समाज लड़कों को अलग बड़ा करता है और लड़कियों को अलग बड़ा करता है, उनके रोल भी वो तय करता रहता है साथ के साथ। जिसमें लड़कों का जीवन बहुत सिंपल है, लड़कियों का जीवन बहुत जटिल रहता है, उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही सिखाई जाती है, ऐसे बैठो ऐसे करो, और उनका ध्यान इन सारी चीज़ों पर शुरुआत से ही है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनको बनाया जाता है उस तरीके से, बड़ा किया जाता है कि हाँ, मतलब नेचुरल भी रहता है, वो सेंसिटिव होती हैं, बट और ज़्यादा प्रोग्राम तो गलत शब्द हो गया, पाला जाता है, बड़ा किया है, पालन पोषण किया जाता है। लड़कों को क्या है, सिंपल है, वो उठ रहे हैं, खेलने चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो जा रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 5 साल बचपन तक, ये चल रहा है एकदम 17-18 साल की उम्र तक। 17-18 तक लड़के लड़के ही रहते हैं, फिर एक दिन याद आता है शिट बड़ा होना है तो बड़े हो जाते हैं। अभी जैसे बोला आपने कि वो प्यार पे क्यों लिखते हैं ज़्यादातर लड़के, क्योंकि मैंने बताया ना कि इंसान जब भी कुछ लिखता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस पे लिखता है। और प्रेम की सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि हर आदमी, हर इंसान का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव प्रेम का ही रहा है। या तो आपने सबसे अच्छा फील प्यार में किया है, सबसे बुरा फील प्यार में किया है। तो एज अ बॉय मेरा लाइफ अगर 17-18 तक कुछ था ही नहीं मेरे जीवन में, फिर एक लड़की आती है और वो आके चली गई, मैं जीवन भर उसका रोना रोता रहूँगा तो वो है। दूसरा, श्रृंगार एक ऐसे जेंडर के हिसाब से विपरीत लिंग वाले के ऊपर ही लिखा जाता है, मतलब ऑपोजिट जेंडर वाले के ऊपर ही। एक लड़का एक लड़की के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिख सकता है, एक लड़की ही लड़के के ऊपर। जैसे इमरोज़ कह रहा हूँ, अमृता प्रीतम ने क्या खूबसूरत लिखा हुआ है साहिल लुधियानवी के बारे में, क्योंकि वो उसको महसूस कर पाई। आप लड़के के ऊपर लिख सकते हैं, अभी शायद लिखने लग जाएं थोड़े टाइम के बाद। और ये है कि अगर ऐसा कुछ बदलाव चाहिए तो सामाजिक तौर पर चाहिए, और मतलब फिर वही कि पालन पोषण से ही चीज़ें बदलनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये बदलाव भी समय का ही खेल है, आज तो नहीं। जैसे अभी जो लोग, अभी के समय में जो मेन 20 से 25 साल या 30 साल के जो लोग हैं, यही लोग आगे बदलाव लाएंगे, यही तैयार करेंगे अपने बच्चों को कि बेटा ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, वैसे होता है। क्योंकि अब तक तो चीज़ें जैसे ऑटोमेशन पे था सोसाइटी, अभी चेंज हुआ है। तो प्यार पे लिखना मेरे को लगता है गलत नहीं है, अगर आपने उसको अनुभव किया है और आप उसको अभिव्यक्ति के लिए लिख रहे हैं या फिर वैसे, तो लिखिए। पर आप इसलिए लिख रहे हैं कि सब प्यार पे लिखते हैं और प्यार पे लिखा हुआ चलता है, तो आपकी कविता और प्यार दोनों फेल हो जाएगा। अंदर से अगर आ रहा है कुछ, आपने देख लिया है ऐसा, तो लिखो उसको, कागज पे उतारो, दैट इज फाइन। चार्ल्स बुकोस्की कहते भी हैं कि अगर आपने कुछ लिखा है और आपको लिखकर वो अपने दोस्त को पढ़नी पड़ रही है, किसी प्रेमिका को पढ़नी पड़ रही है, किसी लड़की के लिए लिखा है, तो मत लिखो। उनकी एक कविता है, यू वांट टू बी अ राइटर, अंग्रेजी में है, चार्ल्स बुकोस्की, वो भी मेरे एक पसंदीदा राइटर है वैसे तो। वो पढ़ना, मतलब वैसे कभी देखना, उसमें उन्होंने कहा है कि कब आपको राइटर बनना चाहिए, कब कविता। और उन लास्ट लाइन बहुत अच्छी लिखते हैं, वो बताते हैं कि या तो आप कवि रहकर मर जाते हो, या एक दिन कविता आपके अंदर मर जाती है।
तो प्यार पे चलेगा और मुझे नहीं लगता कि ये बदलेगा भी। अभी जीवन के बाद भी और पहले भी प्यार ही रहता ही है। देखा जाए तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्रह्मत्व का कॉन्सेप्ट था, जो आप बोल रहे हो ना प्यार, तो लाइक अगर देखा जाए ऐसे ब्रह्मत्व की दृष्टि से तो लव इज़ द ओनली थिंग विच इज़ यूनिवर्सल। हाँ, ये तो कंपेनियनशिप है जो एक लड़का या लड़की में होती है, या फिर किसी में दो पार्टनर्स में होती है, ये तो कंपेनियनशिप है। लव इज़, अगर आप रूमी को पढ़ेंगे, अगर या फिर आप ब्रह्मत्व के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो प्यार का मतलब है जो ब्रह्मा ने इस पूरी दुनिया से किया। मतलब वो जब किसी को धूप देते हैं तो ये नहीं करते हैं कि जो पौधा है, जो विषैला पौधा, उसको कम धूप दे, और जो अच्छा पौधा जैसे जड़ी बूटी बनती है उसको कम ज़्यादा धूप दे। वो ये नहीं करते, सबको सब, वो सबको अपना एक पार्ट समझते हैं। तो जब आप इस पूरी दुनिया को अपना हिस्सा समझने लग जाते हो, आप समझ लेते हो कि आप इस दुनिया से मिलकर ही बने हो, है ना, तो आप उस रियल लव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो और उसमें पहुंच जाते हो कि ये है असली रियल लव। हाँ, वो आपने सुनी होगी ना, दो जिस्म एक जान, वो इसी से ऐसे ड्राइव होती है। हाँ, सच बात है। तो हम अब प्रेम के बारे में बातें कर ही रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कविता से अपनी प्रेम कमाया हो, आपको लगा हो कि यार जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उसके अलावा ये कमाया है? कभी ऐसा हार्ट वार्मिंग कोई मोमेंट लाइफ में रहा हो? अरे हाँ यार, ये तो बहुत है। मतलब कविता से मॉनेटरी एस्पेक्ट तो रेयरली पूरा होता है। फिलहाल ऐसा भी नहीं है, इतना भी नहीं। मतलब मैं ऐसा रोना नहीं रो रहा कि मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं। कविता लिखकर भी पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो एक अच्छा हो चुका है। बट सही बात है, जो मानवीय भावनाएं और जो मानवीय अनुभव मेरे को मिला है ना, आत्मीय अनुभव, वो बहुत प्यारा मिला है। लाइक जैसे मैं बताता हूँ कि दिल्ली का मेरा शो था, और शो के बाद पहला ही शो था। कब की बात है ये है जुलाई की बात है। अरे वाह। 2 जुलाई की बात है। दिल्ली में शो था मेरा, हौस खास में, और ऊपर ऐसा वो चालू था, और उसका प्रमोशन सारा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हुआ था। उसके बावजूद भी एक बूढ़ी अम्मा जो जहाँ शो था उसके ऊपर ही रहती थी, तो वो आई थी कि मतलब अब मेरे को ये शो देखना है, और सीट पूरी शो सोल्ड आउट था, सीट थी नहीं, और लोग ऐसे खड़े होने की जगह नहीं थी। तो कह रही कि मेरे को देखना है। तो मैं कहा, फिर मैं खुद ही गया उनके पास कि अम्मा सॉरी है नहीं जगह, बट आप चाहो तो, पर खड़े भी नहीं रह सकते, मैं किसी को बैठा के वैसे कर दूँ। कह रही नहीं बेटा, मैं इसलिए देखना चाहती थी कि तेरे से मिल लूँ, तू खुद ही बाहर आ गया, बहुत ऐसे सही लिखता है तू, और मतलब मेरे को तो पता भी नहीं है कि क्या होता है ये सब, बट जो बातें तू बोलता है वो बहुत। और मैं देख रहा हूँ कि ये जैसे होता है ना कि जब आप क्रिएटर बन जाते हो फुल टाइम, तो आप ऑडियंस की बातें करते हो, ये मेरी ऑडियंस है। ये मैं कहा ये तो मैं ऑडियंस भी नहीं गिन सकता, ये तो वो है कि हाँ एक्चुअल में ऐसे कविताएं पहुंच रही है लोगों तक, और वो बहुत प्यारा था। इसके अलावा भी बहुत एक्सपीरियंसेस अच्छे हुए हैं कविता से। और उससे एक शो पे एक दोस्त आया, एक बंदा आया था, मेरे को नाम मैं सॉरी भूल भी गया नाम, तो उनका बहुत टाइम हो गया उसको। वो आए और उन्होंने मेरे को दिखाया कि उन्होंने मेरी कैसे कविताएं सारी यूट्यूब पर डाउनलोड कर रखी है। ओहो। और मैं देख रहा, मैं कहा यार इतना वैल्यू मैं खुद को नहीं दे रहा, तुम जितना दे रहे हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब सच में कि ऐसा। इसके अलावा बहुत है, ऐसे बहुत किस्से हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत सराहा है कविताओं को भी, मुझे भी। तो मुझे अच्छा लगा कि कविताओं ने मुझे वो मौका दिया कि लोग मुझे जान सके। मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पर तो लोग बहुत नंबर, फॉलोअर्स वो सब होता है, बट जब वो स्क्रीन के पार एक आदमी, जैसे मेरे अभी इंस्टाग्राम पे 20,000 से पहुंच गए हैं वैसे, पर वो 20,000 उतने फर्क नहीं पड़ते, बट वो स्क्रीन के पार 20 लोग भी मिल जाए ना, एग्जैक्टली तो मेरे को लगता है यार क्या ये बहुत बड़ी कमाई हो गई। वो इतना अच्छा लगता है, तो वो है, वो आत्मीय अनुभव ज़्यादा अच्छा है। तो स्क्रीन का एक बैरियर है जो आपके साथ टूटा और आपको अच्छा लगा, यही होता है। हाँ, ये बहुत ही मैं कहूँगा हृदय स्पर्शी होता है हमेशा, कि जब आपको जो लोग स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं, जिस तरफ मिलते हैं और जो रियल में बताते हैं कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपका क्या लगता है कि जैसे कि नब है या फिर बहुत सारे हमारे सहपाठी हैं जो ऐसा ही काम कर रहे हैं, है ना, जो पेजेस है, सोशल मीडिया पेजेस हैं, इनका क्या योगदान रहता है जो राइटर्स हैं उनको सपोर्ट करने में? जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा पैटर्न, जैसे बहुत बार होता है कि कोई राइटर इसको कोई नहीं जानता अब तक, वो अच्छा लिखता है, क्योंकि आप अच्छे राइटर हमेशा से होते हो, आपको तब तक बस लोगों ने जाना नहीं है, आप फेमस नहीं हुए हो। किसी सोशल मीडिया पेज ने
किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसको समझ है लिखने की, राइटिंग की, या फिर मैं कहूँगा कि ऑल ओवर कि भाई ये चीज़ है जो कि पसंद करी जाएगी लोगों के द्वारा, उसने उठाई आपकी क्लिप, कहीं से आपकी वीडियो कोई पार्ट उठाया, कुछ करा, उसको अपने पेज पे डाल दिया और वो वायरल हो गई, तो आपको क्या लगता है कि उसके, और फिर वो ऑडियंस क्या होता है कि उसके पास भी पहुंचने लग जाती है ना, वहाँ से उसके व्यूज आते हैं तो उससे वो मेंशन हो जाता है, या फिर उसको हम क्रेडिट दे देते हैं भाई कि ये इसकी कविता है, तो लोग उसकी वो जाने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सोशल मीडिया पेजेस का क्या रोल है राइटर्स को सपोर्ट करने में? और नहीं यार, ये तो बड़ा, हाँ ये बड़ा रोल है। लाइक अगर सोशल मीडिया से पहले ये रोल पब्लिशिंग हाउस निभाता था, वो राइटर्स के पास जाता था, उनकी कविताओं का मूल्यांकन करता था और छाप देता था। आप भी वही करते हो आज की, आप राइटर्स के पास जाते हो, राइटर्स आपके पास आते हैं, आप उनकी कविताओं का एक मूल्यांकन करते हो और डाल देते हो। और वही ना कि हीरे की पहचान जौहरी करेगा, तो जौहरी तो नभ और वैसे जितने भी नभ के साथ नहीं भाई कंटेम्प्रेरी समकालीन पेजेस हैं, चाहे वो कविता कोश हो या ये सारे प्लेटफॉर्म्स हो, ये करते हैं और ये अच्छा है। बट अभी थोड़ा ये चीज़ें बढ़ गई हैं, तो कोई भी उठता है रैंडम पेज बनाता है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं, देखा है मैंने, रैंडम पेज बनाता है और वो फिर उस कविता को कविता की तरह ट्रीट ना करके कंटेंट की तरह ट्रीट करने लगता है कि ये वायरल हो जाएगी, ये वायरल हो रही है तो डाल देते हैं। और फिर वही होता है कि कई बार लोग टैग नहीं देते, कई बार कुछ करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा अंतर है जिसको मेंटेन करके अगर किया जाए तो बहुत अच्छा चल भी रहा है। आज सोशल मीडिया के पेजेस राइटर्स के पॉपुलैरिटी में बहुत हेल्प करते हैं, पर वही है कि फिर अगर ये काम है तो वो मूल्यांकन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी राइटर को उठा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि उस राइटर का अच्छा होना आप निश्चित कर लें। मतलब राइटर अच्छा होता है, ठीक है, बट वो एक आता है कि कितना क्राफ्ट कैसा है, क्या है, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे जितने भी प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले पेजेस हैं वो अच्छे से काम करते हैं, वो पहले कविताएं मंगाते हैं, मूल्यांकन। मैंने पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बहुत पब्लिशिंग के लिए भेजा था, मेरी कई कविताएं पब्लिश हुई और कई कविताएं पब्लिश नहीं हुई, ये कहकर कि ये कविता उतनी, मतलब मानकों पर उतने उस पर नहीं बैठ रही, मूल्यांकन के उसमें पैरामीटर्स पे फिट नहीं आ रही है, आयामों पर नहीं सही आ रही। तो और वो अच्छा लगा, वो मेरे को भी एक एज अ फीडबैक सही लगा। एग्जैक्टली लोग यही नहीं लेते हैं कि आपकी अगर कविता सेलेक्ट नहीं हुई है तो उसको क्वेश्चन करो ना कि क्यों सेलेक्ट नहीं हुई है। हाँ, कि क्या सुधार कर सकता हूँ मैं, किन चीज़ों आप मेरे से आके ये पूछे ऐसे ना मैं बहुत सारी कविताएं, मतलब मैं कहता हूँ जितनी कविताएं हम सेलेक्ट करते हैं उससे मैं 100 गुनी कविताएं या मैं कहूँगा 1000 गुनी कविताएं रिजेक्ट करता हूँ। इसके पीछे रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं दिखता है हमको कि ये चीज़ है, इसमें सुधार की ज़रूरत है ना, आयामों पर नहीं उतर रही होती। क्योंकि हमको ना, अब क्या होता है, कविता आपने अच्छी लिखी तो आपको उसमें ना बहुत सारे एक्सपेक्ट देखने होते हैं जब आप एक कम्युनिटी होते हो। मैं एक पॉइंट बताता हूँ, मतलब कि आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं हो सकते हो, आप उस कविता में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो जो किसी के राइट्स के अगेंस्ट हो, या फिर आप किसी ऐसी बात का सपोर्ट कर रहे हो जिसमें किसी व्यक्ति का मजाक बन रहा है ना, मतलब सामाजिक मूल्यों का एग्जैक्टली, या फिर किसी स्पेसिफिक जेंडर के ऊपर आपने व्यंग कर दिया, ये नहीं कर सकते हो आप। आपकी कविता भले बहुत अच्छी है ना, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पेजेस हैं या फिर जो और प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसका आगे फ्यूचर क्या हम कर सकते हैं? आपके आइडियाज़ कुछ हम लेना चाहेंगे एज कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं आगे जाके? ऐसा था कि जैसे मैं बोला ना कि मूल्यांकन भी है, और ऐसा मतलब जैसे लेखक, राइटर्स या आर्टिस्ट, नॉर्मल जो आर्ट की समझ रखते हैं किसी, वो ना आर्ट जो है उनकी आत्मा का एक टुकड़ा होता है। जनरली जो अच्छे से, जो सच्चे मन से लिखते हैं, वो आत्मा का उनका एक टुकड़ा है, उनकी पर्सनैलिटी का एक टुकड़ा। उस चीज़ को लेके हर कोई बहुत थोड़ा असुरक्षित, असहज रहता ही है कि इस पे ऐसे कैसे बोल सकता है कोई, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है। तो ऐसे में वो एक फेज़ है जो अपने आप एक टाइम के बाद आ जाता है, जिसमें आप आलोचनाओं को लेना सीख जाते हैं कि हाँ, ये बात अगर कोई कह रहा है और आपको लगती है कि सही कह रहा है, तो आप मान के उसमें सुधार करके आगे कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आपके पास कोई कविताएं आ रही हैं और आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो रिजेक्शन में कुछ पॉइंट्स और आप बता सकते हैं, सुधार के गुंजाइशों को लिख दीजिए कि ये कर सकते हैं, ये है। इसके अलावा तो नहीं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये पॉडकास्ट वाला आइडियाज़ कितना अच्छा है कि एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जहाँ पर ऐसे राइटर्स को बुला के उनके साथ बातचीत की गई, ठीक है। या फिर
पॉप कल्चर, जैसे एक अभी का टर्म जेनजी में बहुत वायरल होता है, पॉप कल्चर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होता है पॉप कल्चर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूजर्स उसी के हैं। तो पॉप कल्चर्स में आज कुछ भी जा रहा है, तो ऐसे में ऐसे पेजेस, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पॉप कल्चर में हिंदी साहित्य की और कला की भूमिका को बढ़ाएं। जैसे वो आपने ये मर्च पहन रखी है, ये मुझे चाहिए। बिल्कुल, ये अभी हमने ना अपना स्टोर लॉन्च किया है। हाँ, तो उसका ही एक है। कहाँ से मिलेगी मुझे फिर ये आप नव स्टोर से खरीद सकते हो। हमारा जो स्टोर है www.nub.store से, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। हाँ, तो ये वही कि पॉप कल्चर में ये मेरा सबसे फेवरेट कोट या जो भी है, मतलब ये मेरा सबसे प्रिय। कोई मुझसे कहे कि क्या है पूरी दुनिया का सार, तो मैं कहूँगा कि ये यही है तत्वमसी। एग्जैक्टली, तुम ही वही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, तुम हो वो। तो वही आईना। हाँ, वही कि तुम हो भाई, वो तुम जो ढूंढ रहे हो ना कि सत्य क्या है, वो तुम हो। तुमसे तुम तक नहीं पहुंचा पाएगा कोई, उसको तुम्हें ही पहुंचाना पड़ेगा खुद तक, अपने आप को। फैक्ट है। तो ये है वही, जैसे मैं बता रहा था, इसी मैंने पूरा नहीं किया कि आलोचना और वैसे तो पॉप कल्चर में आप पेजेस की जिम्मेदारी बनती है कि पॉप कल्चर में हिंदी की भूमिका बढ़ाएं, चाहे वो मर्च से हो गया, चाहे वो पॉडकास्ट से हो गया, कोई शो, कोई कविताएं, इन पे कोई फिल्में या कुछ भी ऐसे चालू कर सकते हैं। और राइटर्स के भी, मतलब क्योंकि आलोचना वाली बात कही ना कि राइटर्स लोग अपने ऊपर ले नहीं पाते हैं, टाइप्स होते हैं हर एक। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा अपना खुद का एनालॉजी है कि एनालॉजी जो भी प्रोनाउंसिएशन सब चलता है। मैं बता देता हूँ, हमारी ऑडियंस हरिशंकर प्रसाद के कोट पढ़ती है वो व्याकरण जज नहीं करती। तो ना, मतलब ऐसा कि कई लेखकों के भी कई प्रकार होते हैं। तो वो जैसे आपने बोला प्यार पे लिखने वाले लेखक, क्योंकि उनका अनुभव ही वही है, उन्होंने प्यार किया है, प्यार देखा है, प्यार जिया है, प्यार में ही धोखा खाए हैं, तो प्यार पे लिखते रहते हैं। ठीक है, कई लेखक होते हैं जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर चालू कर देते किसी चीज़ को। जैसे जॉन एलिया की एक लहर आई थी, हर कोई लेखक जॉन एलिया की तरह लिखने लग गया, कई लेखक जॉन एलिया को ही लिखने लग गया था। तो वो एक अलग आता है। फिर आता है कि अपनी खुद की विधा बनाने वाले और आज़ाद कला में आज़ाद रखने वाले, और वो अपने आप में सही है। मैं किसी को मॉक नहीं कर रहा, या मैं कौन होता भी हूँ किसी को मॉक करने वाला। मैं जस्ट ये एक टाइप बना है लेखकों का कि कोई आज़ाद नज़्में लिखना है, कोई कुछ लिख रहा है, कईयों को वायरल होना है इसलिए लिख रहे हैं, कईयों को समाज में कोई इम्पैक्ट डालना है इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, और कईयों को मतलब इन जनरल इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, फुल टाइम राइटर बनना है, इसलिए लिख रहे हैं। तो हर किसी का लिखने का ऑब्जेक्टिव अलग है। बट मेरे को ठीक है, मेरे को उससे कोई दिक्कत भी नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कला जीवन को, दुनिया को सुधारने के लिए ही इस्तेमाल की जा सके। ऐसा कोई कुछ मीन काफ की तरह मत लिख दीजिए कि दूसरा मुसोलिनी या हिटलर पैदा हो जाए। तो वैसा है बस। मैं आपके सामने अपना लास्ट क्वेश्चन डालता हूँ। आप एक बात नोटिस करेंगे, मैंने ये बात कहीं सुनी थी अभी कुछ दिन पहले, कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इतनी सारी कविताएं देशभक्ति के ऊपर लिखी गई हैं। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई कविता इतनी सारी यूएस के ऊपर लिखी गई होंगी, या फिर जर्मनी के ऊपर लिखी गई होंगी, या फिर बड़े बड़े देशों ने अपने ऊपर कविताएं लिखवाई होंगी। आई डोंट थिंक, बट इंडिया में इतनी सारी कविताएं हैं जो देशभक्ति के ऊपर लिखी गई हैं, है ना। तो बहुत बड़ा एक हाथ रहा है जो देशभक्ति है, और जो मैं कहूँगा कि कविता है उसका, दोनों का मेल। तो क्या होता है कि अब एक समय था जब कविताएं बहुत फेमस थी अपने इंडिया में, पैट्रियटिज्म वाली भी और इन जनरल भी। फिर एक समय ऐसा आया जब बीच में ये कविता वाला दौर एकदम कम हो गया, मतलब कम लोग सुनने लग गए, मतलब नहीं जानता था लोगों रामधारी सिंह दिनकर को, या फिर अज्ञेय को, या फिर और लोगों को, मुक्तिबोध को बहुत। ठीक है, अब फिर से एक सोशल मीडिया का दौर आया जब जॉन एलिया साहब फिर से जिंदा हो गए, जब रामधारी सिंह दिनकर की रस्मियत थी फिर से जिंदा हो गई, उसको फिर से महत्व समझा। तो सोशल मीडिया तो मात्र मैं कहूँगा कि एक जरिया था उन तक पहुँचने का फिर से, क्योंकि उनकी कविता तो उतनी ही अच्छी थी, वो किसी और माध्यम से पहुँचती। जब भी कोई इंसान पढ़ता तो उसको पढ़ के वो चौंक जाता कि यार क्या लिखा है ना। तो अगला आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में अगला क्या होने वाला है इन पोइट्री जर्नल? आगे क्या होगा अगले 10 साल में? पोइट्री कहाँ जाएगी? शोज होने लग गए हैं बड़े बड़े, है ना, और लोगों अपनी कविता वहीं रहेगी, कविता के आयाम बढ़ते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी, जैसे आपने बात की ना कि जॉन एलिया जिंदा हो गए या रामधारी एक और मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी।
कि ना इसमें ही ऐड करना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे ना लोगों का थ्रेशोल्ड बढ़ता चला जा रहा है। पहले लोगों को जिस बात पे हंसी आती थी या पहले जिस बात पे रोना आता था, अब उस बात पे नहीं आता। अब वो चीज़ मतलब पहले किसी ने अगर किसी की मिमिक्री कर दी तो हम लोट पोट के हंसते थे, अब नहीं हंसते हम उस बात पे। तो ये चैलेंजिंग हो गया है आर्टिस्ट के लिए कि फील कराना। अब कैसे इतना ऊपर थ्रेशोल्ड लगे, अब किस बात पे हंसा दें, अब किस बात पे रुला दें हम इनको, है ना। तो उस चीज़ को भी आप कैसे देखते हो कि आगे जाके आने वाले उसमें टाइम में जो आर्टिस्ट आएंगे उसको कैसे ओवरकम कर सकते होंगे? अडेप्टेशन से। उसका तो मैं एक ही जवाब एलैबोरेट करिए प्लीज। अडेप्टेशन में मतलब कि अब 1980 में जो सबसे ज़्यादा जैसे कविताएं जो आती हैं, अगर देखोगे तो कविता अपने समाज के उससे रिफ्लेक्ट होके ही आती है कि उस समाज में क्या पॉपुलर है, तो उससे आती है। तो जैसे जैसे लोगों के एक्सपीरियंस बदलते हैं, उनके अनुभव और उनके रिएक्शन के प्रतिक्रिया की प्रक्रिया बदल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला मिमिक्री पहले लोगों को पसंद आती थी, लोट पोट के हंसते थे, अब नहीं हंसते, क्योंकि अब मिमिक्री से भी और ज़्यादा विधाएँ आ चुकी हैं। स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, रोस्ट हो गई, रेंटिंग हो गई, लोगों को वो चीज़ें सुनने में मज़ा आता है। तो आर्टिस्ट अपने आप को उसी में अडेप्ट कर रहा है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी के देखेंगे तो ज़्यादातर जो कविताएं लिखते हैं उसमें मेटाफर में सोशल मीडिया के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो जैसे मेरी एक कविता है कि ना, जैसे फैज साहब की नज़्म है ना इश्क किया ना काम किया, तो मैंने उसको एडेप्ट करके ऐसे लिखा था कि ना इश्क किया ना काम किया, केवल इंस्टाग्राम किया। क्योंकि वो अभी इतना सच कौन बोलता है भाई। हाँ, क्योंकि अभी वो ऐसे बन गया है, ऐसे हमारे अंदर का ही वो हिस्सा बन गया है सोशल मीडिया। तो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट कौन है? हर कोई आर्टिस्ट वो है जो सेल्फ अवेयर है, जिसको अपने बारे में तत्वमसी, जिसको अपने बारे में पता है, वो आर्टिस्ट है। क्योंकि जब आपको अपने बारे में पता है तो आपको जानने के लिए पूरी दुनिया बची ना। आप दुनिया जान लोगे, दुनिया जानना चालू करोगे, आर्ट से जानोगे, अपनी आर्ट के सहारे से जानोगे, तो अडेप्ट भी करते ही रहोगे, क्योंकि दुनिया सेम नहीं रह रही। दुनिया पर क्या ये अडेप्टेशन आप नहीं मानते हो कि कहीं ना कहीं वेस्ट का फॉलो करता है? जैसे आपने रेंट्स की बात कही, या फिर आपने ये स्टैंड अप शोज़ की बात करी, या फिर मैं कहूँगा कि वाइन्स जो आई अपने आप इंडिया में, ये वेस्ट से फॉलो होके आई। तो क्या हमको इस चीज़ के प्रति, मतलब ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ जो भी आर्टिस्ट है कि आप अवेयर रहो कि वेस्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे आने वाला है। आप वेस्ट के आर्टिस्ट को फॉलो करो कि वो क्या कर रहे हैं नया, या फिर आप कुछ नया कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसको फॉलो कर सकते हैं कि उस पर क्या हो रहा है। तो मतलब वो है कि वो आज से 5 साल बाद इंडिया में आएगी चीज़ धीरे धीरे करके। नहीं, आप सही कह रहे हो, जैसे वेस्ट से जो फॉलो हो रहा है, और वो सही बात है। क्योंकि क्या है ना कि जैसे बहुत बेसिक है, मेरे पिताजी कहते थे जब मैंने उनको बताया कि राइटर बनना है, और उसे इंसान का जब पेट भर जाता है ना, तब वो 10 चीज़ें सोचता है। तब वो सोचता है कि मैं देखूंगा क्या, मैं सुनूंगा क्या, मैं पढ़ूंगा क्या। हमारा पेट अभी पिछले 20-25 सालों में भरना चालू हुआ है पूरे देश का। तो पहले ऐसा नहीं था कि हम गरीब नहीं थे, करेक्ट, मतलब गरीब थे ऐसा नहीं था, मतलब अभी बहुत ऐसे हुआ है। तो लोग अभी आर्ट को, इन चीज़ों को मौका देना, अब वो भूख से ऊपर उठ पाए। वेस्ट में पेट पहले ही भर गया था लोगों का, तो वो आर्ट उधर जल्दी अडेप्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई अडेप्टेशन चल भी रहा है तो उसमें आर्टिस्ट की ये खुद की जिम्मेदारी है, उसका विवेक काम आएगा, उसकी समझ काम आएगी। वो ये कि वो चुनाव कैसे कर रहा है। अब जैसे कविता में एक नई विधा आई है स्लैम पोइट्री का, है ना, तो वो वेस्ट से ही इधर आएगी स्लैम पोइट्री। अब आप उसको मुशायरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते, उसका अलग है और इसका अलग है, तो वो ऐसे आता है, ठीक है। और हर चीज़ में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया का इसलिए है क्योंकि आज के समय में ये हिस्सा बन चुका है बहुत। तो एल्गोरिदम उन्हीं ने डेवलप किया है, सोशल मीडिया कंट्रोल उधर से होता है, तो उनके हाथ में है कि वो क्या खिलाना चाह रहे हैं हमें। तो अपनी आर्ट फॉर्म को हमारे तक भेजते हैं, हम अडेप्ट कर लेते हैं बिना किसी के क्या कहते हैं संशय किए हुए, स्केप्टिक हुए बिना, है ना। डेकार्टेस एक फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि इंसान को हर चीज़ को जो है स्केप्टिक होकर सोचना चाहिए, हर चीज़ को ऐसे कट टू कट नहीं बिलीव करना चाहिए, एकदम से थोड़ा सोचो अपना, फिर सोचो कुछ कि कैसा है क्या है। तो जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया कह रहा हूँ, अडेप्टेशन नहीं, क्या नाम तो क्या बोला था आपने, मैं भूल भी गया। वेस्ट तो वेस्ट का है कि वहाँ से लोग अडेप्ट कर रहे हैं, और ये आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है। और आर्टिस्ट की जिम्मेदारी में मैं एज एन आर्टिस्ट आपको बता सकता हूँ कि डोंट गो बाय द ऑडियंस चॉइस, कि आपकी ऑडियंस क्या सुनना पसंद करती है, ठीक है। बजाय कि ये होना चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या सुनाना चाहते हैं, और उसको सुनाने का तरीका ऐसा रखिए जो ऑडियंस को पसंद आए।
मतलब बात आपकी हो पर पसंद उनको आने के लिए तरीका वैसा रखिए। वो बात मत कहिए जो उनको पसंद है, फिर वो कला नहीं रहती, वो फिर कुछ मतलब आपने बेस्ट को फॉलो भी कर लिया तो एकदम कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, उसको इंडियन तरीके से आपको रिफ्रेम करना है। बिल्कुल। तो वैसा। और जॉन एलिया जो वाली बात आपने कही थी वो मैं बता रहा था, या उनका मेरे को अच्छा लगता है कि वो अगर सोशल मीडिया नहीं भी आता ना तो वो जिंदा थे और जिंदा ही रहते। सोशल मीडिया ने तीव्रता बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी उस चीज़ की, वरना वो जिंदा थे। आर्टिस्ट, और ज़्यादातर आर्टिस्ट यार मरने के बाद ही, लाइक वो मरने के बाद ही पॉपुलर होता है। तो वो है। तो मैं इसलिए मैं अपने सुनने वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को अभी सुन ले, है ना। अगर बाद में आप सुनेंगे और मेरे को लगा कि लेट कर रहे हो आप लोग तो मैं जल्दी मजाक है पर वैसा कि जैसे अभी एक दौर, जैसे मैं बताता हूँ, सिद्धू मूसेवाला सिंगर है ना, तो उनकी लिखावट मुझे बहुत बहुत ऐसे पसंद है। अच्छा लगता है। आलोचनाओं को मतलब वैसे छोड़ा जाए तब भी कि ठीक है वो लोग के अपने मत है उस पर, बट जब वो मरे तो उसके बाद ऐसे मैंने खुद ये नोटिस होते देखा कि उनके मरने से कई 1-1.5 साल पहले से भी मैं 2-3 साल से सुन रहा था उनको, उनके गाने सुनता था, उनके इंटरव्यूज देखता था और सब। तो जब वो मर गए तो एक लहर आ गई, लेजेंड्स नेवर डाई, सब बन रहे हैं सिद्धू के फैन। फिर सबने उठा के पन्ने पलटाए कि क्या लिखा है, अरे ये तो ये लिखा है, उसने 295 कितना प्यारा गाना लिख दिया है ना, ये गाना कितना प्यारा लिख दिया वो, क्योंकि वो अभी मेन स्ट्रीम में आ गया था। और ये होता है। तो मैंने जब उनकी डेथ हुई तो मैंने कविता लिखी थी, मशहूर शायर, प्लीज सुनाइए। तो ये ऐसे चालू भी थी कि मैं अपनी सोच के पार क्या सोचूंगा, मैं अपनी सोच के पार भी क्या सोचूंगा, क्या जब मैं पूरा खाली होऊंगा तो भर जाऊंगा, मैं जानता हूँ क्या होगा जब मैं मर जाऊंगा। मुझे कोसने वाले मुझे अच्छा कहेंगे, कोसने वाले मुझे अच्छा कहेंगे, मेरी झूठी कविताओं को सच्चा कहेंगे। वो मेरे नाम का फूल चांद के बालों में खोज देंगे, वो मेरी मौत का सिर्फ तुम्हें ही दोष देंगे। फिर फिजूलियत में गुस्सा निकालेंगे, फिर फिजूलियत में गुस्सा निकालेंगे, जो है नहीं ज़रूरी वो मुद्दा निकालेंगे। फिर उनकी रूह पर असंवेदनाओं का सीमेंट जम जाएगा और मेरा जनाजा उनके लिए कंटेंट बन जाएगा। इसी कंटेंट की सीलन से ये जहान सड़ जाएगा और विधाता भी सोच में पड़ जाएगा, और मैं बंदरों सा विधाता के बाल नोचूंगा। मैं जानता हूँ मैं अपनी सोच के पार भी क्या सोचूंगा। इसमें दिखा एक पॉप कल्चर और पोइट्री का सम्मिश्रण, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच साहिल भाई हमारे साथ पॉडकास्ट जोड़ने के लिए, बुलाने के लिए मुझको। लास्ट में आपकी बस जागीर कविता से खत्म करना चाहेंगे हम इसको। जागीर कविता? मेरे पास और कविताएं हैं, मैं जागीर तो सुना दूंगा आपको। और कुछ ना आप वो भी सुना दो। और ये कविता मैंने लिखी थी कुछ 2 महीने पहले, जब ना मैं फुल ऐसे, मुंबई क्या है कि मुंबई जैसे शहर है ना, आपको ना एज एन आर्टिस्ट नहीं एज अ ह्यूमन बीइंग तोड़ता है। आपके आर्ट के साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आप अच्छे एक्टर हो, वो तो बढ़ाएगा उसको। हाँ, आप अच्छे एक्टर हो, आपको और अच्छा बना देगा। अच्छे राइटर हो, अच्छा बना देगा। एज अ इंसान तोड़ देगा वो। पहले 2-3 दिन चाटे मारेगी, हाँ। उसके बाद तो ठीक ही रखती है। तो वैसे मैंने लिखा था कि एक कविता है मेरा, शहर का अकेलापन। तो वो चालू भी ऐसे होती है कि शहर मुझे अकेला नहीं रहने देता, शहर मुझे अकेला नहीं रहने देता, विरार लोकल में उदासी के देवता मेरे साथ जाते हैं। हर सुबह कॉकरोच मुझे अपने नए बच्चों से मिलाते हैं। बिल्डिंग की बिल्ली रातों को सोचती है कि मैं बैटमैन हूँ। छिपकलियों को पता चल गया है कि मैं हैप्पी राय कोटी का फैन हूँ। 4 भरे गार्बेज बैग मेरे अकेलेपन की केयर करते हैं। चूहे वड़ा पाव का पाव शेयर करते हैं। शेयरिंग रिक्शा वाले दोस्त तो बन रहे हैं पर वो थोड़े ठेठ से हैं। रात को सिगरेट वाले भैया बताते हैं कि उनकी बीवी पेट से। चौकीदार जब सेठ कहता है तो चौंक जाता हूँ, फिर सोचता हूँ शायद वो सच नहीं जानता या मैं। खैर, मैं इस शहर में उम्मीद का महताब लेके आया था। मैं गांव से चूड़ा, निमकी और खाब लेके आया था। घर पैसे भेजता था तो साथ में उम्मीद का पसीना और ख्वाबों के मैल जाते थे। शुरुआती दिनों में मेरे ख्वाब कमरे में फैल जाते थे। अभी साल भर बाद पता चला है कि ये ख्वाब कमरों के जाले में फंसे हुए हैं।
अभी सोचता हूँ एक दिन छुट्टी लेके ये जाले निकाल लूँगा और फिर से सपने पाल लूँगा। पर ना अभी वक्त है ना कोई बहाना है, खुदकुशी भी कोई उपाय नहीं, सो घर जाना है। राह तकती माँ की आंखों का इंतज़ार लेना है, घर वालों से एक और सपना उधार लेना है, ताकि इस भाग दौड़ में चैन से लेट सकूं, अपनी रूह के टुकड़े समेट सकूं, उन्हीं लग्न से उन्हीं टुकड़ों का चूरा कर दूं, मैं उधार का लिया हर सपना पूरा कर दूं। बहुत अच्छे। तो यही लिखी थी यार। और बहुत अच्छे, आपने मुंबई की जो लाइफ है ना उससे साक्षात्कार करवा दिया। हाँ एग्जैक्टली कि ऐसे ही हो रहा है। अभी तो आपको 3 महीने हुए। अभी 1 तो साल पार्टी के शुरू बाद हुई ये है। कविता मैं आपको फिर से भेजूंगा कि पीयूष भाई। अब बताओ क्या मीनिंग निकल रहा है इसका। तो वो था। इसके अलावा यार ये कविता जागीर, ये सुनाने से पहले मैं बताता हूँ मैंने लिखी कैसे थी। मैंने वैसे कई इंटरव्यूज में बताया भी है। हाँ, तो ये जो जागीर कविता है ना, इसके बारे में तो वैसे बताता हूँ कैसे लिखा था, इसमें क्या गलती थी और कैसे इस गलती का सुधार हुआ। तो ये कविता मैंने कॉलेज में लिखी थी 2018 में, जब मेरे एक सीनियर ने पूछा कि कहाँ से हो। मैं कहा यार मैं तो दिल्ली से हूँ। तो लेकिन नहीं दिल्ली में तो सब आते, तुम कहाँ से? मैंने कहा नहीं मैं दिल्ली से ही हूँ, मॉम डैड बिहार से थे। और ये बात बोल के आ गया। 2-3 दिनों तक सोचता रहा मैंने ये क्यों बोला। फिर 2-3 दिन में अपने से ही डिबेट करता रहा कि यार हाँ मतलब मैं सच में दिल्ली से हूँ, बिहार से हूँ, कहाँ से क्या। मैं पला बड़ा दिल्ली, जड़े बिहार में है, घर में सब मगही बोलते हैं। तो मेरे को वो असमंजस में मैंने खुद को पाया कि मैं तो कहीं का नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को भोजपुरी मगही समझ में आती है, बोल भी लेता हूँ बट उतनी फ्लुएंट नहीं बोलता। पर मेरे को मतलब कल्चरली मेरा पूरा रूट ही उधर है। पर मैं पला बड़ा दिल्ली में, तो उस पालन पोषण में दिल्ली की भी 2-3 चीज़ें दिख जाती हैं। अभी बात के दौरान भी पता लग रहा होगा कि हाँ ये नॉर्थ से ही है। खैर पर वो हुआ। तो उसके बाद मैंने कहा ये असमंजस में मैं ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिहार से हूँ। तो मैंने फिर ये कविता लिखने का तय किया कि ये लिखते हैं। इसमें एक शाब्दिक गलती है जो कि मैं अभी तो चाहूँ तो छुपा भी सकता हूँ, बट मैंने वही बोला ना, एज एन आर्टिस्ट आप बहुत कुछ सीखते हो। जब ये कविता आई पहली बार मैंने पढ़ दिया, वो वायरल हो गई, तो मेरे को पता अच्छा व्यभिचारी शब्द गलत है। इसमें एक शब्द है जिसमें मैंने कहा आर्यभट्ट व्यभिचारी। और 2018 में मैं कितने साल का था? हाँ 2018 में मैं 18 साल का था। साहित्य की समझ थी नहीं ज़्यादा कॉलेज में, और लिख के बस किसी को सुनाया नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, डायरी में बंद कर दिया। और सीधा उसके कट टू था 2022, 4 साल बाद मैं मुंबई आता हूँ, एक दिन पढ़ देता हूँ, लोग सुन के वाह वाह कर देते हैं, मुझे भी लगता है कि सही तो है। वायरल होने के बाद जब ऑडियंस ने बोला, लोगों ने पॉइंट आउट कराया कि भाई ये शब्द गलत है, तो मैंने माफ़ी मांगी कि भाई सॉरी मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने वो शब्द हटा दिया। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ वही, जैसे मैं अभी पॉडकास्ट में बताया था ना कि आलोचना के लिए आपको तो एक्टिव रहना पड़ेगा एज एन आर्टिस्ट। खुले रहो थोड़ा, कोई कुछ कह रहा है तो ऐसे हो सकता है पर्सनल ग्रज के लिए कह रहा हो, लेट डाउन करने के लिए कह रहा हो, पर फायदा आपका ही है, आपकी एक गलती कम हो जाएगी। ठीक है। खैर ये तो कविता सुनाता हूँ मैं। कविता का शीर्षक है जागीर। और वही मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बीच में भूल जाऊँ तो दोबारा चालू करूँगा। तो ये है कि देखो हमरा कोड़ा बोलेंगे, देखो हमरा कोड़ा बोलेंगे, पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं? क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। और अगर जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस, इसका कोई दूजा कारण नहीं है। क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। अब मोमो से तुम्हारे मुंह का स्वाद बढ़ता है और लिट्टी चोखा से नाक चढ़ता है। लहजे पाक को तुमने नापाक कर दिया, अदब के भैया जी को तुमने मजाक कर दिया। मैं तुमको कह रहा हूँ तो सोचोगे तुम्हारी खता क्या है। बोल देते हो मजाक में बिहारी, कौन होता है बिहारी तुमको पता क्या है। आज मैं आईएएस की बात नहीं करूँगा, गणित को तो छोड़ दो ना, ये कहूँगा कि कितने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है। बस कोशिश करूँगा तुमको ये समझाने की कि होता कौन एक बिहारी है। अब देखो, जो हर सूरत बदल दे वो दिनकर रामधारी है, जो पर्वत चीर दे वो मांझी की जिद और खुमारी है, जो संसद चला दे वो राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है, जो सत्ता हिला दे वो जयप्रकाश क्रांतिकारी है, जो कर दे पावन अपनी सहनाई से बिस्मिल्लाह खा की धुन वो प्यारी है। इम्तियाज, मीका, सुशांत, शत्रुघ्न, ये सब की कलाकारी है। अब रुक जाता हूँ।
अब रुक जाता हूँ क्योंकि ये लंबी लिस्ट अभी भी जारी है, और कोई खलिश अभी भी दिल में हो तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं, यूपी वाले कट्टा चलाते हैं, साउथ वालों के यम यन से तुम्हें आपत्ति है, अपने ही देश की भाषाओं पे तुमको विपत्ति है। साउथ वालों के यम यन पे तुम्हें विपत्ति है, अपने ही देश की भाषाओं पे तुमको आपत्ति है। सबको देशद्रोही बोल देते हो, तुमको रोके भला किसकी मजाल है। अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है। और कब तक वोटों के लिए इंसानियत को डांटोगे, कब तक क्षेत्रीयता में इंसानियत को बांटोगे। अब तुम इसको नज़रअंदाज मत करो, अपने ज़मीर को नाराज़ मत करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। बिल्कुल। तो ये थी कविता। बहुत ही बढ़िया साहिल भाई, थैंक यू सो मच। मज़ा आया यार, थैंक यू बुलाने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी नब की पहली पॉडकास्ट जिसमें हमारे साथ जुड़े साहिल। और ये पॉडकास्ट मैं कहूँगा बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जो कि राइटर बनना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं कि राइटर को करियर की तरह कैसे आगे लेकर जाएं, उसको अपनी जीविका कैसे बनाएं। हमने बहुत सारे विषयों पे बात करी, हमने जॉन एलिया पे बात करी, हमने ओशो पे बात करी, हमने रामधारी सिंह दिनकर जी पे बात करी। आई होप कि आपको पसंद आएगा। आगे भी ऐसी पॉडकास्ट हम लाने की कोशिश करते रहेंगे, अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाने की कोशिश करते रहेंगे। और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किनको आगे की पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं। साहिल भाई के भी अकाउंट को चेक करिए, इंस्टाग्राम पे उनकी जाके देखिए, उनकी कविता जागीर को सुनिए, उनकी कविताएं और जो पढ़ी हुई हैं उनको सुनिए, बहुत ही उम्दा लिखते हैं। और साहिल भाई का इंस्टाग्राम भी चेक करिए, साहिल भाई का इंस्टाग्राम है अलंकृष्ट के नाम से। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।